गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं आपको कोई वीडियो नहीं दे सकी क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई है, थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। चलिए अब हम अब अपनी पूरक पुस्तक वितान से कुछ पढ़ लेते हैं। तो वितान का जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम है सिल्वर वेडिंग, अर्थात सिल्वर वेडिंग नाम सुना आप लोगों ने? सिल्वर वेडिंग जिसका मतलब होता है 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह। तो यहाँ पर इस कहानी में जो नायक है इस कहानी का, आप समझ सकते हैं कि सिल्वर वेडिंग वही मना रहा होगा। तो वो नायक कोई नवयुवक नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके वैवाहिक जीवन के 25 साल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति वयस्क है और पुराने मूल्यों का होगा, आपकी तरह युवा नहीं है, नए विचारों का पोषक नहीं है वो। तो यहाँ जो ये कहानी है सिल्वर वेडिंग, ये कहानी भी क्या है, यथार्थ में वर्तमान युग के बदलते जीवन मूल्यों की ही कहानी है। कहानी के केंद्रीय चरित्र यशोधर बाबू जो हैं वो पाश्चात्य सभ्यता से विरक्ति रखते हैं, मतलब उससे उनका विचार मेल नहीं खाता। वे नए विचारों को अपनाने के खिलाफ रहते हैं। उनका व्यवहार अपनी पत्नी एवं बच्चों के प्रति उनके विरोध की भावना को दर्शाता है। मतलब वो उसी चीज़ वैसे ही हैं जैसे कि एक घर का मुखिया अपने घर पर अनुशासन रखता है, वह बिल्कुल ऐसा अनुशासन अपने परिवार पर रखना चाहते हैं जैसा कि उनके ज़माने में उनके पिता ने उनके ऊपर रखा था। जैसे कि आपको इतना पता ही होगा कि हमारा भारतीय समाज कैसा है, पुरुष प्रधान, और घरों में किसकी चलती है? पुरुष की चलती है। तो जो सारे निर्णय होते हैं, जो सारे अधिकार होते हैं, किसके पास होते हैं? पुरुष के पास, अर्थात पिता के पास। तो ये सब बातें यशोधर बाबू के अंदर भी है, लेकिन बदलते परिवेश में उनके बच्चे पूरी तरह से बदल चुके होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं। बच्चे उनके अमेरिका भी जाकर पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो उनके बच्चे हैं वो पूरी तरह से आधुनिक वातावरण में रंग जाते हैं और यशोधर बाबू जो हैं वह पुराने मूल्यों को पकड़े बैठे रहते हैं। तो गाहे बगाहे होता क्या है कि ये नए मूल्यों और पुराने मूल्यों के बीच में, मतलब नए विचारों और पुराने विचारों के बीच में उलझाव होता है, टकराव होता है, जिसमें कभी कभी होता है कि यशोधर बाबू अपने आप को एकदम अकेला हाशिए पर पाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वे एक सामान्य इंसान हैं। वह इंसान एक हम में से ही एक प्राणी को चुन लीजिए तो एक सामान्य जो फैमिली वाला होता है, मिडिल क्लास फैमिली वाला जो व्यक्ति होता है भारतीय, बिल्कुल वैसा ही चरित्र यशोधर बाबू का है। और आज के परिवेश में जैसे बच्चों का चरित्र होता है, बिल्कुल वैसा ही चरित्र उनके बच्चों का है। लेकिन परिवेश समय के साथ साथ हम थोड़ा बदलते हैं, या जो भी पुराने विचारों के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, जब बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं या बाहर जाकर शिक्षा लेते हैं, थोड़ा बदलते हैं, तो माता पिता भी थोड़ा सा बदलते हैं और बदल जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यशोधर बाबू बिल्कुल भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते। इसी कारण से कहानी में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। अब बच्चे उनके विचारों को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहते और वे नए विचारों को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहते, तो थोड़ा सा टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ, उनकी जो पत्नी है वो बच्चों के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, अपने आप को उन्होंने बदल लिया था। जैसे बच्चे कहते हैं वैसा पहनती हैं, वैसा खाना बनता है, वैसी चीज़ें वो करती हैं
और वे यशोधर बाबू और बच्चों के बीच में काफ़ी हद तक कड़ी का काम करती हैं जोड़ने का, लेकिन कहीं कहीं पर उनको भी लगता है कि यशोधर बाबू बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, काफ़ी पिछड़ गए हैं। तो इस तरह से जो मुख्य नायक है, कभी कभी वो अपने आप को बहुत उपेक्षित और बहुत अकेला भी पाता है। वास्तव में जो कहानी की समीक्षा है हम बाद में करेंगे, पहले हम कहानी की जो मेन स्टोरी है वो समझ लेते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है, मैं संक्षेप में एकदम बता देती हूँ, और आप जो मेन कथा है, आपकी जो किताब है उसमें से पढ़ लीजिएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, क्योंकि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिएगा बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको कुछ ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ से शुरू होती है। यशोधर बाबू जो हैं एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के साथ बड़ा अच्छा है, बहुत मधुर है, किंतु वे लोग जो नए विचारों के को मानने वाले हैं, वे उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं। और लेकिन यशोधर बाबू बहुत मेहनती, बहुत प्रशंसित इंसान हैं। वे समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं, और समय पर अपने दफ्तर पहुंचने के बाद अगर उन्हें 2, 4, 6 घंटे भी ज़्यादा रुक कर काम करना पड़ता है तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, क्योंकि वे अपने काम को बड़ी ईमानदारी, बड़ी निष्ठा से करते हैं कि मेरा काम है और मुझे अगर ज़्यादा देर तक रुक कर भी करना है तो करना है, क्योंकि ये मेरा काम है। तो इस टाइप के इंसान हैं। थोड़ा सा वे कंजूस भी हैं, क्योंकि जब उन लोगों को पता चलता है, क्योंकि ऑफिस में कि आज इनकी सिल्वर वेडिंग है, मतलब इनकी शादी की सालगिरह है और 25 साल इनकी शादी को पूरे हो गए हैं, तो जैसा कि आमतौर पर होता है, लोग कहते हैं अपने ग्रुप में कि भाई पार्टी दो, पार्टी दो, इनसे भी पार्टी मांगी जाती है तो ये नहीं तैयार होते हैं। पहले तो मना कर देते हैं कि नहीं, कोई पार्टी वोटी नहीं होगी। फिर बहुत ज़्यादा जिद करने पर ये पहले 10 रुपये देते हैं, और फिर और कहने पर कह रही क्या कंजूसी कर रहे हैं भाई, कुछ तो और दीजिए, 10 रुपये में क्या होने वाला है। फिर 20 रुपये देते हैं। अब 20 रुपये में क्या आ सकता है बच्चों, 20 रुपये में चाय। उन्होंने अपने पूरी मतलब ऑफिस के लिए चाय मंगवाई, चाय पार्टी दिया। हाँ, उस चाय पार्टी में वो शामिल नहीं होते हैं। अब देखिए, इनके साथ एक और भी बात थी कि बड़े सरल और बहुत अच्छे इंसान थे ये। इन्हीं के ऑफिस में एक इनसे नीचे पोस्ट पर एक नया लड़का आता है। वो इनके साथ थोड़ा सा बदसलूकी करता है, अशिष्टतापूर्वक इनसे बात करता है, लेकिन बच्चा समझ कर ये उसको माफ़ कर देते हैं, मतलब उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आमतौर पर बच्चों, ऑफिस की एक लैंग्वेज होती है, एक मर्यादा होती है। आप अपने बॉस से, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे एक मर्यादित लहजे में, एक दायरे में रहकर ही बात कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसके से थोड़ा सा आप उल्टा करते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। पर यशोधर बाबू कहते हैं कि कोई बात नहीं है, नया खून है, बच्चा है, अभी इतना नहीं पता है, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो इस तरह सा जो इनका व्यक्तित्व है, जो इस तरह से इनका व्यवहार है, क्षमा कर देने वाला, वो बताता है कि ये हृदय के सरल और महान व्यक्ति हैं। लेकिन यशोधर बाबू जो है, इनके जीवन की एक घटना है। इनके जीवन में किसनदा का बहुत महत्व था। किसनदा भी कहानी के दूसरे पात्र हैं, सहायक पात्र, जो यशोधर बाबू के गुरु जैसे थे। क्योंकि जब यशोधर बाबू दिल्ली से गांव से जब दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली से गांव नहीं, गांव से जब दिल्ली आए हुए थे, तो जो उनकी उम्र है वो नौकरी करने की नहीं थी। लेकिन अब फिर वापस लौट जाएं, इससे अच्छा है कि दिल्ली में ही रह जाएं। तो किसनदा, जो इनके गांव के आसपास के ही थे, वे क्या करते हैं, इन्हें अपने घर में रख लेते हैं
और अपने यहाँ ये पहले तो अपने ऑफिस में क्या करते हैं, मेस जो चलता है मेस का रसोइयाँ बना देते हैं। और जब कुछ टाइम जो इनकी उम्र कम थी वो पूरी हो जाती है तो फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी इनको दिलवा देते हैं। और दफ्तर के कामकाज में जो इनको कठिनाइयाँ आती है किशनदा इनकी पूरी मदद करते हैं। इसलिए ये किशनदा को अपना बड़ा भाई और अपना आदर्श मानते हैं। किशनदा चूँकि अविवाहित व्यक्ति थे और हमेशा दूसरों के हित के लिए ही काम करते थे और यशोधर बाबू पर किशनदा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, तो जीवन भर ये किशनदा के आदर्शों पर चलते रहते हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर घटना घटती है, किशनदा की मृत्यु भी हो जाती है, तो ये दुखी होते हैं और जो उनके रिश्तेदारी का भाई लगता था उससे जाकर पूछते हैं कि किशनदा की कैसे मृत्यु हुई, क्या कारण था। तो वो एकदम लापरवाही से कह देते हैं कि जो कुछ हुआ होगा, यह कहकर बात मतलब ख़त्म कर देते हैं बात को। मतलब जो मूल कारण था कि किशनदा घर गए हुए थे, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी से हो जाती है या आकस्मिक दुर्घटना होती है, ये ऑफिस में किसी को पता नहीं चल पाता। लेकिन यह है किशनदा की मृत्यु तो हो जाती है पर वो आजीवन यादों में यशोधर बाबू के बने रहते हैं और पूरी जीवन जो ये यशोधर बाबू हैं जो कहानी के मुख्य नायक हैं, वो किशनदा को पूरे जीवन अपने हृदय में बसाए रहते हैं, उनके आदर्शों पे चलते रहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बड़ी मदद की थी नौकरी दिलाने में। अब देखिए आगे कहानी कहाँ बढ़ती है। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के जो विचार थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते। ऑफिस में भी देखिए कुछ नए एज के लोग होते हैं, कुछ मिड वाले होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। तो होता क्या है, जब इस तरह से कई एज ग्रुप के लोग होते हैं तो उनमें क्या होता है, विचारों में विरोधाभास होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से इनके यशोधर बाबू के जीवन में भी ये चीज़ आता है ऑफिस में, लेकिन नए विचारों वाले इनके विचारों को मानने को तैयार नहीं होते और ये नए विचारों को भी मानने को तैयार नहीं होते। तो इस तरह से सबसे ये ऑफिस में भी अलग थलग रहते हैं क्योंकि इनकी एक एज हो चली थी। तो ज़्यादातर ऑफिस का जो स्टाफ था वो नई एज का ही था, तो वहाँ पर भी ये सबसे अलग थलग ही होने लगे थे और घर में भी तो होने ही लगे थे। अब देखिए, जब भी इन्हें कोई बात गलत लगती थी तो ये एक डायलॉग मारते थे। एक डायलॉग क्या बोलते थे ये, समहाउ इम्प्रॉपर, अर्थात कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गलत होना। तो बस इतना कहकर चुप हो जाते थे, किसी से बहस नहीं करते थे, बस कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत है कहकर चुप हो जाते थे। अंग्रेजी में एक शब्द कह देते थे, समहाउ इम्प्रॉपर। अब देखिए इनका जो पारिवारिक जीवन था उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पारिवारिक जीवन कैसा था। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनका सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था भूषण। वह विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रतिमाह कमाता था। ये मत कहना कि 1500 रुपये बहुत कम होता है, जिस समय की ये कहानी उस समय 1500 रुपये ज़्यादा होते थे। और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी, मतलब आप लोगों के समकक्ष एज में थी, तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं और जो उनका पूरा परिवार है वह आधुनिक विचारों वाला है। इसी कारण अपने परिवार के साथ उनका मतभेद हमेशा बना रहता है। उनकी पत्नी मैंने पहले ही बता दिया, उनकी पत्नी बच्चों के अनुसार थोड़ा बदल जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी पत्नी आधुनिकता के रंग में रंग चुकी है। बदलते हुए परिवेश के साथ उनकी पत्नी भी बदल चुकी हैं, उन्होंने समाज के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। यशोधर बाबू चाहते हैं
कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे। बिल्कुल वही नियम वो अपने परिवार पर लागू करना चाहते हैं जो नियम उनके माता पिता ने उन पर जो अनुशासन लगाया था, जो नियम लागू किया था। जैसे वे अपने माता पिता से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे, बिल्कुल वही नियम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ऐसा करें। लेकिन उनके बच्चे सोचते हैं कि हमारे पिताजी तो बहुत पिछड़े ज़माने के हैं, उनकी सोच तो बहुत पुरानी है, तो उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरह से उनके बच्चे उनसे कुछ पूछते नहीं। आप समझ जाइए कि यहाँ पर विचारों की खाई कितनी बड़ी हो चुकी है। अब देखिए, जब बच्चे उन्हें क्या कहते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को नहीं अच्छा लगता था। मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें ढोंग लगती थी। उनके बच्चों को पूजा पाठ करना, जप करना, भारतीय परंपरा अनुसार नियम कायदे बनाना, ये सारी चीज़ें उनके परिवार को ढोंग लगता था, और यहाँ तक कि पत्नी को भी। वे लोग क्या चाहते थे कि यशोधर बाबू अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपना लें। मतलब वो हवन न करा करके किसी जन्मदिन में सत्यनारायण की कथा सुनने की जो परंपरा है उसे छोड़कर केक काटने वाली परंपरा को अपना लें। लेकिन देखिए, अभी 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं यशोधर बाबू, लेकिन 25वीं सालगिरह तक आज तक उन्होंने, मतलब वैवाहिक जीवन का 25 साल गुजर गया और उनका अपना इससे पहले का जो जीवन गुजर गया, अभी तक उन्होंने केक नहीं काटा है।